जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट आरएस में। साथियों, आप सभी को पता है एसएससी जीडी की परीक्षा 4 फरवरी से आरंभ हो चुकी है और 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख के किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए परीक्षा में, आज ऐसे प्रश्नों से संबंधित एक एनालिसिस वीडियो लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूं। आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे किस किस प्रकार के प्रश्न, या फिर ये कहे कि कौन कौन से टॉपिक के प्रश्न जो है वो बहुत आए तब तक पूछे गए हैं और ये आप लोगों को जानना चाहिए। यदि आप आगामी किसी ऐसे डेट में अपनी परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, आप अपनी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी जो 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख को जो परीक्षा आयोजित की गई, तो इसमें कौन कौन से सेक्शन से प्रश्न पूछे गए हैं, विशेष तौर पर आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज यानी कि जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बातें करने वाले हैं, जहां से कि प्रश्न अब तक के एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, आप सबको पता है कि एग्जाम जो हो रहा है वो किस प्रकार का एग्जाम हो रहा है, तो आप लोगों को पता ही है। आपका जो एग्जाम हो रहा है दोस्तों, ये एग्जाम जो हो रहा है आपका सीबीटी हो रहा है, अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है। जी हाँ, कैसा एग्जाम हो रहा है? ये एग्जाम आपका ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है, जिसे हम लोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं, अर्थात कंप्यूटर आधारित परीक्षा कहते हैं। दोस्तों, इस कंप्यूटर आधारित परीक्षा में कौन कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये तो अब पुरानी बात हो गई। आप सबको पता है कि मुख्य रूप से जो क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, इसमें 4 विषयों को सम्मिलित किया गया है। और ये 4 विषय कौन कौन से हैं? तो पहला तो मैथ्स, दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है? तो दोस्तों दूसरा सब्जेक्ट है जीके जीएस, जीके या जीएस आप कह लें इसे। तीसरा विषय कौन सा है? तो तीसरा विषय है या तो हिंदी या तो इंग्लिश, दोनों में से किसी एक पेपर का एग्जाम आपको देना है। और चौथा सब्जेक्ट कौन सा है दोस्तों? तो चौथा सब्जेक्ट जो बच जाता है वो सब्जेक्ट का नाम है रीजनिंग, जिसे हम लोग जनरल मेंटल एबिलिटी, तर्क शक्ति के नाम से हम लोग जानते हैं, रीजनिंग। अब दोस्तों, आप सबको पता है कि ये जो एग्जाम हो रही है, प्रत्येक विषयों से आपके लिए जो प्रश्न की संख्या निर्धारित की गई है कितनी है? 20 क्वेश्चंस। जी हाँ, 20 क्वेश्चंस अभी प्रत्येक पेपर में आपको मिलने वाले हैं। और इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो जाते हैं? तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है ये हो जाते हैं 20 × 4 अर्थात 80 क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब दोस्तों, इस 80 क्वेश्चन में, ठीक है ना, हम लोग यहाँ पर बात करें कि अभी तक जो एग्जाम 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख के एग्जाम हुआ, इसमें कठिनाई का स्तर कौन से एग्जाम में कैसा था, जरा इससे पहले हम लोग समझेंगे। इसके बाद आगे की स्ट्रेटेजी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, अगर हम लोग मैथ्स और जीके की बात करें, तो मैथ्स और जीके की जो कठिनाई का स्तर था ये कैसा था? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जो कठिनाई का स्तर रहा, ये दोस्तों मीडियम रहा। जी हाँ, मीडियम, मध्यम स्तर का रहा, यानी कि बहुत आसान भी नहीं, बहुत कठिन भी नहीं, बिल्कुल मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। यानी कि अगर देखा जाए तो मैथ्स का जो 20 क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद विद्यार्थियों ने ऐसा महसूस किया, मैंने भी ऐसा महसूस किया, क्वेश्चन को जब देखने के बाद पता चला तो ऐसा लगा कि कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन दोस्तों ऐसे थे। जी हाँ, 15 to 16 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसे बनाया जा सकता था। 8-10 क्वेश्चन तो खैर बहुत ही एकदम इजी वे में बनाने के लायक क्वेश्चंस थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसे बिल्कुल छोड़ा नहीं जा सकता था। थोड़ी सी कोशिश करने से क्वेश्चंस निस्संदेह आपसे बन जाती। तो लगभग मान के चला जाए 15 से 16 क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल बनाने के लायक क्वेश्चन थे। इसके अलावा बाकी का जो 4-5 क्वेश्चन इसमें बच रहा है, ये 4-5 क्वेश्चन जो थोड़ा टाइम टेकिंग था, थोड़ा सा कह सकते हैं इसके बनाने की जो प्रक्रिया है वो आपसे समय ले सकती थी। तो अब बाद में समय बचाकर ऐसे प्रश्नों को देख सकते थे। तो साथियों, आने वाले एग्जाम में भी लगभग ये उम्मीद की जा सकती है कि जो प्रश्न का जो कठिनाई का लेवल होगा वो कुछ इसी प्रकार का होगा। तो मैथ्स में आप ऐसी अपनी तैयारी करके जाइए कि कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन आपसे बन जाए। तो दोस्तों, अब लोग बात करते हैं जरा जीके जीएस की। तो जीके जीएस के भी कठिनाई का स्तर कैसा रहा? तो उसका भी कठिनाई का स्तर मीडियम रहा। अब दोस्तों, जीके जीएस के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये एक अथाह समंदर है, बिल्कुल इसको मापा नहीं जा सकता कि कब कहाँ कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए।
और ये कहीं ना कहीं सही भी है, लेकिन साथियों यहाँ पर मैं फिर भी आपको कहूँगा कि जो क्वेश्चंस अब तक आपसे पूछे गए हैं, यदि आपने सिंसियर होकर तैयारी की है, आपने बिल्कुल स्ट्रेटेजिक वे में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाया हुआ है, तो साथियों बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि अभी तक के जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जो आपके पूछे गए, जो 20 क्वेश्चन माफ कीजिएगा आपके पूछे गए, इसमें से लगभग 14 से 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि बिल्कुल मीडियम लेवल के थे, आपसे बनने के लायक क्वेश्चन थे, आप इसे बना सकते थे। और आने वाले जो एग्जाम होने हैं, अभी आगे के जो शेड्यूल है, तो उस शेड्यूल में भी अगर देखा जाए तो जो एग्जाम होगा उसमें भी लगभग इसी प्रकार के प्रश्नों के रखे जाने की उम्मीद है। और अभी आगे इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक का जो 3 शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ या 3 दिनों का जो एग्जाम हुआ, इसमें प्रश्न जो है वो किस प्रकार के पूछे गए या इसके टॉपिक कौन कौन से टॉपिक से टच किए गए क्वेश्चंस को, इन सब चीज़ों को आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर हिंदी और रीजनिंग की बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट जो कि एसएससी जीडी की एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है ना, उसमें से देखा जाए तो जैसा मैं समझता हूं कि लगभग 80 to 90% स्टूडेंट जो होंगे वो हिंदी के पेपर को ही सिलेक्ट करते हैं इंग्लिश के मुकाबले, ठीक है। तो इंग्लिश का पेपर के बाद हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे, हम लोग किसकी बात करेंगे, हम लोग यहाँ पर हिंदी की बात करेंगे। ऐसे हिंदी हो या इंग्लिश हो, इन दोनों की कठिनाई का स्तर कैसा रहा, तो इन दोनों की कठिनाई का स्तर जो है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो है आसान से मध्यम, जी हाँ, आसान से मध्यम स्तर का क्वेश्चन देखने को मिला है। यानी कि कुछ क्वेश्चन तो हिंदी के या इंग्लिश के इतने इजी थे कि बस कुछ कहना ही नहीं, मतलब विलोम शब्द आपसे पूछा गया, कोई छोटा 5वां क्लास का 7वां क्लास का जो बच्चा है वो भी पढ़कर बता दे कि इसका विपरीत शब्द क्या होगा, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, या फिर इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे कुछ क्वेश्चन जो है बहुत ही बेहद ही आसान नजर आए। वाक्यों की त्रुटि से संबंधित प्रश्न पूछे गए, तो वाक्यों की त्रुटि से संबंधित प्रश्न भी बेहद ही आसान नजर आए। जैसे कि वर्तनी का कुछ प्रॉब्लम आया, वर्तनी से संबंधित, स्पेलिंग से संबंधित कुछ त्रुटियां आपको दी गई वाक्यों में, तो ऐसी चीज़ों का आपको सुधार करना था। तो स्पेशली दोस्तों मैं कहूँगा कि हिंदी का जो सेक्शन है या फिर इंग्लिश का सेक्शन है, यदि आप हिंदी की स्पेशली एग्जाम दे रहे हैं तो मैं तो ये कहूँगा कि आप कोशिश कीजिए कि आप 20 में से 20 प्रश्न आप बनाकर आइए। 20 का 20 क्वेश्चन बनने के लायक है, इसीलिए मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर भी अगर 1-2 क्वेश्चन में डाउट हो तो ऐसा नहीं है कि 20 में 20 बनाने से ही रिजल्ट आता है, ऐसी बातें नहीं है साथियों। 1-2 क्वेश्चन जो है वो अगर आपसे नहीं बन पा रहा है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, उसे आप छोड़ सकते हैं, उसे आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन लगभग बहुत सारे क्वेश्चन को यह कहे कि इग्नोर कर देना कि मुझे हिंदी नहीं आती या मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो फिर ऐसे में तो एग्जाम फिर निकालने की हम नहीं सोच सकते। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हिंदी का क्वेश्चन रहा बेहद ही आसान रहा। मैं यहाँ पर आपको कहूँगा कि ये हिंदी और रीजनिंग दोनों के जो कठिनाई का स्तर था वो आसान से मध्यम स्तर का था। और आप हिंदी और रीजनिंग ऐसे 2 सब्जेक्ट है जिसमें कि अगर 20 × 2 मतलब जो टोटल आपको 40 क्वेश्चन दिए गए, इन 40 के 40 क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। यानी कि आपकी कोशिश तो ये होनी चाहिए कि 40 के 40 क्वेश्चन बनाकर मैक्सिमम स्कोर जो है वो यहाँ से गेन कर लिया जाए, मैक्सिमम मार्क्स जो है वो यहाँ से प्राप्त कर लिए जाए। फिर भी यदि आपसे 40 के 40 क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो दोस्तों मेरा मानना है कि कम से कम आप इसमें से, ठीक है, दोनों सब्जेक्ट की मिलाकर हम बात कर रहे हैं, तो आप कम से कम 32 से 35 क्वेश्चन, जी हाँ 32 से 35 क्वेश्चन साथियों आप निश्चित तौर पे सही करने की कोशिश कीजिए। इससे कम में काम नहीं चलेगा, इससे कम में बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि अधिकांश विद्यार्थी ये दोनों विषयों को अपना मुख्य अस्त्र मानकर चलते हैं, अपना सबसे मजबूत पक्ष मानकर चलते हैं। तो ऐसे में ये दोनों के ऊपर में आपको भी मेहनत करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन बिल्कुल बहुत शांत भाव के साथ एग्जाम में बैठिए, एग्जाम में देखिए कि क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है, क्या कहा जा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग आंसर जानते हुए भी हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देते हैं, वो चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन जो आपको दिया जा रहा है उसे ध्यान से पढ़ना है। जैसे हिंदी का है, कहीं पे का, के, की जैसे शब्दों का प्रयोग करना है, तो कहाँ पे की लगेगा, कहाँ पे का लगेगा, लाइन को बहुत अच्छे से पढ़िए, उसे मिलाने की कोशिश कीजिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए। ये हो गया वर्तनी से संबंधित चीज़ें। मुहावरे जितना हो सके अभी आप उसको रट करके जाइए, याद करके जाइए, मैक्सिमम मुहावरे आप याद करके जाइए, क्योंकि मुहावरे से संबंधित प्रश्न तो आपसे पूछे ही जाएंगे। दोस्तों इसके अतिरिक्त पर्यायवाची शब्द जितना हो सके जरूर याद कीजिए, विलोम शब्द जितना हो सके
सके याद कर लीजिए। साथ ही साथ तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज जैसी चीज़ों के ऊपर अपनी समझ को बढ़ाइए। यहाँ से भी प्रश्न जो है वो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे में प्रत्येक विद्यार्थियों का जो एक प्रयास होता है कि वो इन दोनों, जो कि सबसे ज़्यादा मार्केबल सब्जेक्ट के रूप में भी देखा जाता है, सबसे ज़्यादा अंकदायी सब्जेक्ट के रूप में देखा जाता है, तो ऐसे अंकदायी सब्जेक्ट को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। जितना बेहतर तरीके से हो सकेगा आप यहाँ से स्कोर करने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे जीके और जीएस से रिलेटेड। चूंकि हमारा वीडियो का मेन थीम भी यही है कि जीके और जीएस के क्वेश्चंस को एनालिसिस करना है, इसका एनालिसिस करना और किस प्रकार के टॉपिक से प्रश्न जो है वो उठाए गए हैं, इन सब चीज़ों की चर्चा करना, ताकि आपको एक सहयोग मिल सके, आप एक अनुमान लगा सके कि क्वेश्चन जो है वो कौन कौन से टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, और उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी को और भी सुदृढ़ करके एग्जाम में जाएंगे, आप अपने परीक्षा हॉल पर बैठेंगे। तो दोस्तों मैं बात करूंगा अब यहाँ पर आगे जीके और जीएस से रिलेटेड। यहाँ पर मेरे पास में कुछ टॉपिक है और मैं यहां पर आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता चलता हूं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नंबर 1 पे, ठीक है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद की। अब दोस्तों पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अब अनुच्छेद तो अगर देखा जाए तो क्रमानुसार 395 अनुच्छेद हमारे संविधान में है, लेकिन आपको मैं ये 395 अनुच्छेद याद करने को नहीं कहूँगा। साथियों महत्वपूर्ण अनुच्छेद का मतलब है, जैसे आप मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद पढ़ लीजिए। कौन कौन से अनुच्छेद आप पढ़ सकते हैं दोस्तों? आप मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद पढ़ लीजिए। जी हाँ, मौलिक अधिकार, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त दोस्तों आप राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ जो अनुच्छेद है उसे भी आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों इसके अतिरिक्त उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद आप देख लीजिए। दोस्तों संसद से संबंधित अनुच्छेद देख लीजिए। ये मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रहा हूँ, तो ऐसे आप इसको थोड़ा अगर बाइफर्केट करके पढ़ेंगे, आप अलग अलग बांट कर पढ़ेंगे, तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि राष्ट्रपति में लिखा हूँ तो राष्ट्रपति से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहा हूँ कि ये सब टॉपिक थोड़े ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं अन्य टॉपिक के मुकाबले, तो ऐसे इन सब चीज़ों को जरा आपको पढ़ के जाना है। दोस्तों अगला जो टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है वो मैं देख पा रहा हूँ, संविधान संशोधन। जी हाँ दोस्तों, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन याद रखेंगे दोस्तों। संविधान संशोधन से भी प्रश्न पूछे गए हैं। अब संविधान संशोधन, तो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, तो पहला संविधान संशोधन के अलावा और कौन कौन से संविधान संशोधन जो है वो महत्वपूर्ण है ना, ये सब चीज़ों को आपको देखना है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यदि आपसे पूछा जाता है कि 101वां संविधान संशोधन, जी हाँ 101वां संविधान संशोधन ये किस चीज़ से संबंध रखता है? तो दोस्तों 101वां संविधान संशोधन, जैसे मैंने आपको बताया कि ये महत्वपूर्ण हो सकता है, तो ये किससे संबंध रखता है? तो ये जीएसटी से संबंध रखता है। और भारत में जीएसटी जैसी एक नई कर व्यवस्था जो है वो लाई गई गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से, जीएसटी के नाम से। तो साथियों ऐसे कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को माफ करेंगे, संविधान संशोधनों को आप पढ़ के जाइए, क्योंकि संविधान संशोधन से प्रश्न पूछे गए हैं तो आगे भी इसकी संभावना बनी हुई है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे दोस्तों लोग बात करेंगे, अगला जो टॉपिक से क्वेश्चन आया है वह है दोस्तों महत्वपूर्ण क्रांति। जी हाँ, महत्वपूर्ण कृषि क्रांति। इसको अगर हम लोग सिर्फ क्रांति ना लिखकर ये बोले कि महत्वपूर्ण कृषि क्रांति, महत्वपूर्ण कृषि क्रांति, ठीक है। जैसे हरित क्रांति, एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, हरित क्रांति, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। हरित क्रांति के जनक कौन थे? हरित क्रांति किस वर्ष शुरू हुई? हरित क्रांति का संबंध किस चीज़ से है? ऐसे क्वेश्चंस। इसके अलावा श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति, इसके अतिरिक्त रजत क्रांति, रजत क्रांति, गुलाबी क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, इस तरीके के क्वेश्चंस जो दोस्तों उठाए गए हैं। तो ऐसे चीज़ों को आप जरूर पढ़िए, ठीक है। क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन की आने की पूरी संभावना है, क्योंकि अगर किसी एग्जाम में हरित क्रांति से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है तो हो सकता है अगले एग्जाम में आपसे श्वेत क्रांति से संबंधित प्रश्न पूछ दे, नीली क्रांति, गुलाबी क्रांति, पीली क्रांति, रजत क्रांति, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण क्रांति है। आप
आपको यह देखना है कि ऐसे क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, किस चीज से है, किस वर्ष शुरू किया गया और ऐसी क्रांति के जनक कौन से है। दोस्तों क्रांति से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो है वो मैं अपने चैनल में आज या कल तक मैं अपलोड कर दूंगा। आप चैनल पे बने रहिएगा, आपको स्टैटिक जीके से संबंधित ये जो महत्वपूर्ण कृषि क्रांति का जो वीडियो होगा आप लोगों को मेरे चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। आगे दोस्तों हम लोग बात करेंगे और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं। आपको देखना है कि पूरे वर्ष के दौरान कौन कौन से पुरस्कार किन्हें दिए गए हैं। ठीक है, जैसे अभी पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, तो ये तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगा क्योंकि अभी तुरंत की ही ये घटना है। लेकिन दोस्तों अगर इससे पहले की हम लोग बात करें तो पुलित्जर पुरस्कार किसको दिया गया, इसके अलावा भारत रत्न पुरस्कार किसे किसे दिया गया है, इन सब चीज़ों को थोड़ा आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। महत्वपूर्ण पुरस्कार एवं उपलब्धियाँ इसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है ना, महत्वपूर्ण पुरस्कार एवं उपलब्धियां, यहां से क्वेश्चंस आने की संभावना बनती है। आगे दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आप जरूर पढ़ लेना। आप बच्चों आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक होगा ये होगा ओलंपिक खेलों से संबंधित। जी हाँ, ओलंपिक खेल 2020 का ओलंपिक, 2024 का ओलंपिक, ऐसे जो भी ओलंपिक खेल खेले गए हैं तो आप इसमें देखिए कि भारत के कौन कौन से खिलाड़ी ने इसमें स्वर्ण पदक, रजत पदक या कांस्य पदक जीतने का काम किया है ना। कौन से देश में कौन सा ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया है, उस ओलंपिक खेल का मस्कट क्या था, उस ओलंपिक खेल का आयोजन स्थल क्या था, इन सब चीज़ों को जानने की आप जरूर कोशिश कीजिए। यहाँ से क्वेश्चंस जो है बन सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं। आगे दोस्तों अगला जो टॉपिक से प्रश्न उठाया गया है मैं आपको बता दूँ, महत्वपूर्ण त्यौहार। जी हाँ, अब बहुत सारे अलग अलग स्टेट में देखा जाए तो अलग अलग त्यौहार का आयोजन होता है, तो कौन सा त्यौहार कब मनाया जाता है, कौन सा त्यौहार किस राज्य से संबंध रखता है, इन सब चीज़ों को भी आप जरूर देख लीजिएगा। तो महत्वपूर्ण त्यौहार ये भारत की संस्कृति इत्यादि में आ जाएगा, आप इसको जरूर पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों अगला जो टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है वो है प्राचीन भारत से क्वेश्चन उठाए गए हैं। जी हाँ, प्राचीन भारत। अब चूंकि इतिहास की बात करें तो यहाँ तो बहुत सारी चीज़ों को मैंने स्टैटिक जीके के रूप में आपको बताया। तो ऊपर का सेक्शन जैसे पॉलिटिकल साइंस का अनुच्छेद, संविधान संशोधन इत्यादि, नीचे के जो आप देख रहे हैं स्टैटिक जीके से रिलेटेड चीज़ें हो गई। लेकिन प्राचीन भारत ये क्या है, तो प्राचीन भारत जो है ये हिस्ट्री यानी कि इतिहास से संबंधित, तो प्राचीन भारत का प्रश्न पूछा गया है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि हर बार प्राचीन भारत का ही क्वेश्चन पूछेगा, तो प्राचीन भारत के अलावा आपका आधुनिक भारत या मध्यकालीन भारत का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इतिहास इतना विस्तृत, इतना विशाल सेक्शन है कि इसे अब तो खैर नए सिरे से तैयारी करके इतना कम समय में आप इसे पूरा नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपका जो भी कमज़ोर पॉइंट आपको लग रहा है, ऐसा लगता है कि ये चीज़ें महत्व की है, तो आप इन सब चीज़ों को जरूर एक नज़र आप डाल लीजिए। ठीक है, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा समय दीजिए, लेकिन एक नज़र डाल लेना अच्छा होगा। आप पढ़ करके जाइए, एग्जाम में शायद काम आ जाए, शायद आपके द्वारा जो आप मेहनत करेंगे कहीं ना कहीं वो रंग लाएगा। दोस्तों आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जहाँ से कि क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये है दोस्तों लेटेस्ट करंट अफेयर्स से रिलेटेड। जी हाँ, लेटेस्ट करंट अफेयर्स से रिलेटेड। अब दोस्तों करंट अफेयर्स तो खैर किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो लेटेस्ट करंट अफेयर्स जो है वही महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं। अब पिछले 6 महीने के अंदर का या पिछले 1 साल के अंदर का जो करंट अफेयर्स है आप इसे पढ़ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो लेटेस्ट करंट अफेयर्स के बारे में, ठीक है, आप अच्छे तरीके से इसको अध्ययन करके जाइए। अगर आपने अब तक इसको नहीं पढ़ा है तो खैर ये अपने आप में अब एक बहुत बड़ा, बहुत विस्तृत सेक्शन हो जाता है। इसे भी बहुत कम समय में पूरा कर पाना तो खैर संभव नहीं होगा। लेकिन दोस्तों मैं ये एडवाइस जरूर करूँगा कि आप ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर भी एक आध नज़र बीच बीच में डालते रहिए। हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में काम आ जाए। अब करंट अफेयर्स में अगर आप इसको थोड़ा सा बाइफरकेट करके पढ़ेंगे, मैं आपको समझाता हूँ कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, जैसे करंट अफेयर्स की हम बात कर रहे हैं, तो करंट अफेयर्स में आपको करना क्या है, करंट अफेयर्स में आपको करना क्या है, तो जैसे मान लीजिए कि किसी को कोई पुरस्कार दिया गया, तो यह भी करंट अफेयर्स रिलेटेड चीज़ है। मान लीजिए कहीं पे कोई खेल प्रतिस्पर्धाएं, खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई, खेल प्रतियोगिता की विजेता इत्यादि का आप नाम देख लीजिए। ठीक है, यह भी आपका करंट अफेयर्स का मामला है। कुछ राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जो हैं इसको अलग तरीके से आप पढ़ सकते हैं। तो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, जी हाँ, इन सब चीज़ों को जरा सा देख लेना होगा। इसके अलावा विज्ञान और तकनीक, जी हाँ दोस्तों, यदि भारत ने किसी प्रकार का कोई शोध किया है,
ठीक है, किसी प्रकार का कोई प्रक्षेपण का कार्यक्रम किया है, जैसे कि मान लीजिए कि किसी तरह का क्या किया गया, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से है ना किसी मिसाइल का परीक्षण किया गया या किसी अन्य प्रकार का परीक्षण किया गया, तो ऐसे परीक्षणों को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, विज्ञान एवं तकनीक यह भी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ दोस्तों किसी देश से अगर कोई रक्षा समझौता इत्यादि हुआ है, जी हाँ, रक्षा समझौता इत्यादि हुआ है, ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों को देख लेंगे। रक्षा समझौता ये एग्जाम्पल के रूप में, ऐसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय समझौते भी हो सकते हैं, आप इन सब चीज़ों को देख लीजिए, है ना। पूरे वर्ष भर के दौरान यदि कोई कुछ किताबें लिखी गई हैं, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण किताबें, तो जैसे पुस्तक एवं लेखक, जी हाँ, इसे आप देख लीजिए। तो ऐसी चीज़ों को थोड़ा अगर आप बाइफर्केट करके अलग अलग तरीके से थोड़ा पढ़ के इसको जाएंगे, सेक्शन वाइज कंप्लीट कर लेंगे, तो ये काफ़ी आपके लिए यूज़फुल साबित होगा। आप इसको पूरा कर सकते हैं, तरीके से करने से ये भी आप पूरा कर लेंगे। दोस्तों आगे हम लोग बात करेंगे, अब जो नेक्स्ट टॉपिक से क्वेश्चन आया है, ये टॉपिक कौन सा है, तो ये टॉपिक है दोस्तों लोक नृत्य। लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य, जी हाँ, या शास्त्रीय नृत्य। जैसे कि किसी भी नृत्य का नाम दे देगा, डांडिया किस राज्य से संबंध रखता है, ठीक है, छऊ किस राज्य से संबंध रखता है, इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों कौन सा लोक नृत्य कौन से राज्य से संबंध रखता है, इन सब चीज़ों को आप जानिए। मैं तो आपको ये कहूँगा कि कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ये सब बहुत फेमस नृत्य है, ठीक है, इन सब चीज़ों से संभावना थोड़ी कम है। आप इसको तो जरूर देख लीजिए कि भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है, कुचिपुड़ी का संबंध कहाँ से, ये सब तो बहुत फेमस नृत्य है, पूरे ऑल ओवर इंडिया के सारे विद्यार्थियों को लगभग पता होगा कि ऐसे नृत्य का संबंध कौन से राज्य से है। लेकिन दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे नृत्य होते हैं जो कि थोड़े क्या होते हैं, हिडन होते हैं, अन्य राज्यों में स्पेशल रूप से उसका आयोजन होता है, लेकिन हर किसी को उसकी जानकारी नहीं होती। तो ऐसी चीज़ों का अध्ययन कीजिए जो कि कोई और नहीं पढ़ा हो लेकिन आपके पास वो ज्ञान हो। तो दोस्तों ऐसे नृत्य से संबंधित चीज़ों को आप जरूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आगे दोस्तों पंचवर्षीय योजना, अब तो खैर पंचवर्षीय योजना नहीं चलाई जाती, ये पहले योजना आयोग के द्वारा बनाया जाता था। पंचवर्षीय योजना प्रत्येक 5 वर्षों में, ठीक है, देश के विकास से संबंधित जो योजनाएं हैं वो सरकार के द्वारा समय समय पर प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर लाई जाती थी, जिसे हम लोग पंचवर्षीय योजना के नाम से जानते हैं। तो जितने पंचवर्षीय योजनाएं आई, तो उन पंचवर्षीय योजनाओं में देखिएगा आप कौन कौन से महत्वपूर्ण जो है वो कार्य किए गए, कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं लाई गई, तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस यहाँ से निकाले जा सकते हैं और एग्जाम में दोस्तों प्रश्न पूछा भी गया है। दोस्तों आगे हम लोग बात करेंगे वाद्य यंत्र, जी हाँ, महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र। अब महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र तो ठीक है, ये कौन से राज्य से संबंध रखता है, ये आपसे इसमें कोई जरूरी नहीं पूछेगा, लेकिन दोस्तों आपसे ये पूछ सकता है कि किसी वाद्य यंत्र के जो भी मशहूर ऐसे प्लेयर रहे हैं ना, ऐसे लोगों का आपसे नाम पूछेगा, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है या फिर ये किस वाद्य यंत्र के वादक है, इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि उस्ताद जाकिर हुसैन, ठीक है ना, इनका निधन हो गया, तो दोस्तों अब जैसे क्या है कि उनका निधन हो गया तो आपसे पूछ सकता है कि जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तबला वादक, ठीक है। तो ऐसे साथियों बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो अब तक पूछे गए हैं और लगभग मानकर चला जाए तो ऐसे ही चीजों से क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण चीज, जैसे कि भारत में सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, ठीक है, या फिर सबसे बड़ा, इस तरीके के क्वेश्चन जो है दोस्तों यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो अब चूंकि ये तो एक ऐसा सेक्शन है कि मैं ये कहूँ कि सिर्फ यहीं से क्वेश्चन आएगा, तो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। किसी शिफ्ट में सबसे लंबा, सबसे ऊंचे या सबसे बड़ा पूछ रहा है तो हो सकता है किसी शिफ्ट में सबसे छोटा, सबसे ऐसा कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ दे जो कि इसका जस्ट अपोजिट हो। तो ऐसे क्या है कि थोड़ा सा स्टैटिक जीके में इन सब चीज़ों को देख लेना है। मुख्य रूप से ऐसा कोई भी सेक्शन जिसका आप कम से कम पहले चीज़ों का नाम देखें, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, ठीक है, सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबाई के आधार पर सबसे कम या सबसे छोटा कौन है, इन सब चीज़ों को देख लीजिए। जैसे संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो एक आंसर आप इसका कर लेंगे। संसार की सबसे छोटी नदी कौन सी है, आप कर लेंगे। दोस्तों संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो ये दोनों चीज़ों को ना आप कंपैरेटिवली देख करके चलिए, क्योंकि एग्जाम में कोई आवश्यक नहीं कि हर बार आपसे केवल सबसे बड़ा पूछ दे, कभी कभी आपसे सबसे छोटा भी पूछा जा सकता है। तो ये निस्संदेह आपके लिए काम आ जाएंगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा बढ़ेगा और एग्जाम में जाइएगा तो बिल्कुल आपको लगेगा कि आप एक अच्छी तैयारी
तैयारी के साथ एग्जाम में बैठ रहे हैं और जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है आपको काम आएंगी, आप एग्जाम में पूरे आत्मविश्वास के साथ आंसर करके आप आएंगे। साथियों, अब आज की इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने ये जाना कि पिछले जो 4 तारीख, 5 तारीख और आज की डेट यानी 6 तारीख को किस किस टॉपिक से एसएससी जीडी में जीके जीएस से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं और इसी के आधार पर दोस्तों आपको अपनी तैयारी को भी आगे बढ़ाना है। साथियों, अपने इस चैनल के माध्यम से मैं स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्लास जो आगामी एसएससी जीडी की बाकी शिफ्ट के लिए, बाकी डेट के लिए जो परीक्षा होनी है उसमें आइए आपके काम आ जाएंगी। तो ऐसे वीडियो को मिस मत कीजिएगा। इससे संबंधित जो भी वीडियो आएंगी आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगी, क्योंकि अब यहाँ से जो वीडियो हमारे चैनल से आपको मिलेगा वो सारे वीडियो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ही बनाए जाएंगे और बिल्कुल वो आपके एग्जाम में काम आएंगे ही आएंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको यह भी एक एडवाइस किया है, ये हिंदी का सब्जेक्ट हो या फिर आपका रीजनिंग का सब्जेक्ट हो, ये 2 सब्जेक्ट में आपको सबसे ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करनी है। हिंदी और कौन सा, रीजनिंग की मैं बात कर रहा हूँ। ये 2 चूंकि 40 क्वेश्चन होंगे तो 80 नंबर आप यहाँ से ले रहे हैं। तो ऐसे में साथियों 80 नंबर में आप कोशिश कीजिए कि मिनिमम 80 to 90% स्कोर आप यहाँ से गेन कर लीजिए, ताकि यदि आप से मैथ में 1-2 क्वेश्चन कम बन जाए, यदि आपसे जीके जीएस में 2-3 क्वेश्चन कम बन जाए तो आप उन सारे जो कम क्वेश्चन बनाए गए बाकी 2 सब्जेक्ट में तो उनकी भरपाई आप रीजनिंग और जीके जीएस के साथ में कर सके। तो साथियों बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए शानदार तरीके से, बिल्कुल कूल माइंड के साथ, बिल्कुल सुंदर स्वच्छ मन के साथ एग्जाम में जाइए और एग्जाम में बैठिए। निस्संदेह आने वाला दिन आपका होगा। तमाम चुनौतियों को पार कीजिए, बिल्कुल आप निडर होकर के परीक्षा में बैठिए, निर्भीक होकर के परीक्षा में बैठिए। अपने आत्मविश्वास को कायम रखिए कि आपने जो पढ़ा है वो आपके काम आएंगी, आपने जो सीखा है वही आपके लिए एग्जाम में काम आएगा। और इसी विश्वास के साथ, इस उम्मीद के साथ कि इस बार के एसएससी जीडी की परीक्षा आप निकाल रहे हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। साथियों, मेरी पूरी शुभकामना आपके साथ है। आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए, शानदार तरीके से जीवन में आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों, आप सभी की सफलता आपके कदम चूमे, ऐसी बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी ओर से, मेरी पूरी टीम की ओर से आप सभी को जय हिंद, जय भारत। साथियों।